सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होना तय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज इस बारे में कर सकते हैं ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के ऐलान से पहले पीएम मोदी से मिलकर जानकारी देंगे निशंक। राज्यों और शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 18 से 20 महत्वपूर्ण विषयों की सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्र दोगुने किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से। घर बैठे परीक्षा देंगे छात्र। जवाब लिखने के बाद छात्रों को आंसर शीट 5 दिन के अंदर परीक्षा केंद्रों में जमा करानी होगी। योग गुरु रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एलोपैथी पर रामदेव के बयानों से नाराज हैं डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी की मांग की। डॉक्टरों ने कहा, बाबा रामदेव ने हमारी मेडिकल बिरादरी का भद्दा मजाक बनाया। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद विवाद पर एबीपी न्यूज से योग गुरु रामदेव ने कहा, विवाद खत्म करना चाहता हूं। मैं एलोपैथी और डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं। आईएमए के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय आज से सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर कामकाज संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिटायर होने के बाद आलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में केंद्र। आलपन बंदोपाध्याय को भेजी जाएगी चार्जशीट। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ममता ने केंद्र सरकार के फैसले को एक तरफा और असंवैधानिक कहा था। ये ऐलान किया कि आलपन बंदोपाध्याय अगले 3 साल के लिए उनके मुख्य सलाहकार होंगे। बंगाल के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी अब हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई, जबकि बीपी गोपालिका बंगाल के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद। सुबह 11:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू विशेष कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपना पक्ष रखा था। गुरुवार या शुक्रवार को कमेटी के सदस्य और सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, विचारों के मतभेद का मामला है, बातचीत से सुलझ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी के विधायकों से फोन पर बात की। बातचीत का ब्यौरा खुलकर सामने नहीं आया। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा, मेहुल खुद एंटीगा से डोमिनिका नहीं गया, बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए उसे एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कई सवाल उठाए। कहा, आखिर वो महिला कहां है जिसके साथ मेहुल कथित तौर पर एंटीगा से डोमिनिका गया था। कुछ और खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज। अभी डोमिनिका में पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है मेहुल चोकसी। बुधवार को डोमिनिका में मेहुल को लेकर होनी है एक अहम सुनवाई। आज से यूपी और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन दोनों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी समेत 14 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 61 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। एमपी में आज से राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। मथुरा में आज से बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, लेकिन दर्शन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। मुंबई में अनलॉक पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी। जरूरी सेवाओं के साथ आज से दूसरी दुकानें भी खोलने की मंजूरी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार रविवार सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। राजस्थान में कल से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम पंचायत और जिलों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटकर दी जाएगी छूट। सरकारी दफ्तर 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे।
दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत, 1% से भी कम हुई संक्रमण की दर। 24 घंटे में 648 नए मामले मिले, 86 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में लगातार कमी, मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। 24 घंटे में 15,077 नए केस मिले, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बच्चों पर कोरोना का कहर, सिर्फ मई महीने में ही 8,881 बच्चे संक्रमित हुए, डीएम ने जानकारी दी। दक्षिण भारत में अब भी खतरा बना हुआ है कोरोना। 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश में ही देश के लगभग आधे से ज्यादा मामले। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शुक्रवार को राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों की देखभाल करने का दिया था आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी कोरोना हालातों को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोरोना दवाओं की जमाखोरी पर ड्रग कंट्रोलर को कल फिर मिली फटकार। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन। भोपाल के चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई। केंद्र सरकार का दावा, इस महीने वैक्सीनेशन के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध रहेगी। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान, सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जून की। 4 करोड़ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को दी गई है मंजूरी। किल्लत के बीच राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी, 10% तक बर्बाद हो रही है वैक्सीन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर गंभीरता से जांच करने को कहा है। राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले, अब कहा मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है, ये दुखद सच है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आज पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुंबई में अहम बैठक, सर्जरी के बाद फिर सक्रिय हुए। भारत की मेजबानी में आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा होगी। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का होगा आमना सामना। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुलवामा के अवंतीपोरा में रेलवे डोगरीपोरा के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की आज मुंबई की कोर्ट में पेशी। 3 दिन पहले एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। पिछले 40 सालों में अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.3% घटी। 2019-20 में 4% रही थी जीडीपी ग्रोथ। ईपीएफओ ने फिर दी करोड़ों खाता धारकों को राहत, पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये कदम उठाया गया। जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी है महापात्रा। देश में हवाई यात्रा आज से हुई महंगी, किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी का ऐलान हुआ था। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक, टी20 विश्व कप पर फैसले के लिए वक्त मांग सकता है बीसीसीआई। टैक्स छूट समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव। जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा, कल होगी सुनवाई। सीबीएसई बोर्ड से जुड़े 12वीं के छात्रों को आज पता चल जाएगा कि उनके इम्तिहान कब और किस तरीके से होंगे। आज परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय फैसला सुनाएगा। कोरोना संकट के दौर में 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी अब तक फैसला नहीं लिया है। कई हफ्तों का इंतजार, कई दौर की बैठक और काफी मत्थापच्ची के बाद आज उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान कैसे होगा।
कोरोना काल में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होनी तय है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा पर फैसले का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐलान से पहले निशंक पीएम मोदी से मिलकर जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्यों और अलग अलग शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों पर तैयार हुई रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। देश में सीबीएसई बोर्ड के 14 लाख छात्र हैं। इसके अलावा राज्य बोर्ड से जुड़े छात्र भी आज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए हुए फैसले का असर राज्य बोर्ड के इम्तिहान पर भी होगा। कई राज्यों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो कोरोना के हालात और केंद्र के फैसले को ध्यान में रखकर राज्य बोर्ड की परीक्षा पर फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान का पैटर्न अलग हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड 18 से 20 अहम विषयों की ही परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा केंद्रों को दोगुना किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों, टीचरों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो ताकि छात्रों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा होंगी या नहीं, इसको लेकर आज ये बड़ा फैसला होने वाला है और बच्चों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एग्जाम्स तो होने वाले हैं और बच्चों को पहले ही कह दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अफसर ट्रांसफर विवाद में ममता बनर्जी ने नया दांव खेल दिया है और मुख्य सचिव को रिटायर कर प्रमुख सलाहकार बना दिया है। अब नजरें केंद्र सरकार पर हैं कि वो अलपन बंदोपाध्याय पर क्या कार्रवाई करती है। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच चल रहे ट्रांसफर विवाद में कल एक नया मोड़ आ गया। बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र के आदेश पर दिल्ली में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इधर दिल्ली में अलपन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई तो उधर कलकत्ता में ममता भी तैयार थी। उन्होंने इस पर बड़ा दांव खेला। ममता बनर्जी ने अलपन की नौकरी से सेवानिवृत्ति को तुरंत मंजूरी दे दी। ममता ने बंगाल के मुख्य सचिव अलपन को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। 3 साल के लिए अलपन बंदोपाध्याय को 2.5 लाख की तनख्वाह पर मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। दरअसल अलपन बंदोपाध्याय कल ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से गुजारिश करके उनका कार्यकाल बढ़वा लिया। लेकिन तभी यास तूफान को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग के बाद विवाद बढ़ गया और केंद्र ने अलपन को ट्रांसफर कर दिल्ली बुला लिया। बस ये बात ममता को अखर गई। State government did not agree to relieve him on 31st May 2021 as the purpose for which his extension was given still persists. CM West Bengal has written detailed letter to Prime Minister as to why he cannot be relieved. एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक बंदोपाध्याय के रिटायर होने के बावजूद केंद्र सरकार उनके खिलाफ चार्जशीट लगाएगी और एक्शन भी लेगी। भारत का प्रधानमंत्री एक संस्था होता है जिसका आदर होना चाहिए, और भारत का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संस्था होता है। ये बिल्कुल गलत बात हुई है कि एक चीफ सेक्रेटरी पीएम की मीटिंग से कोई प्रेजेंटेशन दिए बिना वॉकआउट कर जाए। पीएम बैठा हुआ है। मैं इसे संवैधानिक और प्रशासकीय जिम्मेवारी के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित मानता हूं। आपको बता दें कि नियम आखिर क्या कहते हैं। केंद्र के पास किसी भी अधिकारी को वापस बुलाने का अधिकार है, लेकिन राज्य इसे मानने को मजबूर नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी विवाद की स्थिति में केंद्र का फैसला सर्वोपरि होगा। हालांकि प्रतिनियुक्ति से इनकार करने पर केंद्र अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों को इसके लिए आम सहमति बनानी होगी। पहले भी ममता सरकार और केंद्र के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर तनातनी होती रही है। दिसंबर 2020 में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय तक विवाद चला था। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या कुछ नियम है और किस तरह से केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। योग गुरु रामदेव के बयानों के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रामदेव ने एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि कल एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि उनका बयान ड्रग माफिया के खिलाफ था।
लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एलोपैथी का उनका नॉलेज क्या है? 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। ये एक बाबा क्या, एक नॉर्मल आदमी भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो बाबा हैं, ये क्या है कि बाबा रामदेव होगा? डॉक्टरों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। हर नए दिन के साथ बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन काला दिवस मना रहा है। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे मेडिकल फर्टिनिटी का भद्दा मजाक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस थमा चुका है। ये सारा विवाद बाबा रामदेव के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने इलाज की एलोपैथी पद्धति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ गए। एबीपी नेटवर्क ने जब स्वामी रामदेव से इस बारे में सवाल किया तो वो विवाद खत्म करने के ही मूड में दिखे। IMA के खिलाफ करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। वो एक NGO है। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2,000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ आज होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया है कि इस दौरान किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाबा रामदेव ने भले इस पूरे मसले पर सफाई दी है, लेकिन उन्होंने IMA को जो 25 सवालों की सूची भेजी थी उसका क्या जवाब उनके पास है? क्योंकि उन्होंने ही पूछा था कि एलोपैथी के पास किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज है क्या? PNB घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें सवाल उठ रहा है कि वो हनी ट्रैप में फंसा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप में। उसकी गिरफ्तारी में कई थ्योरीज सामने आ रही है। उन सारी थ्योरीज की पड़ताल करती हमारी खास रिपोर्ट देखिए। क्या गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया घोटालेबाज चोकसी? 13,500 करोड़ के घोटालेबाज को क्या रोमांटिक डिनर का ख्वाब ले डूबा? क्या हनी ट्रैप का शिकार हुआ हिंदुस्तान का पैसा लेकर भागने वाला मेहुल चोकसी? तो शुरुआत मेहुल चोकसी के फंसने की कहानी से, जिसमें अलग अलग मीडिया के मुताबिक अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी को क्या उसका रसिया स्वभाव ही ले डूबा? ऐसी खबर आ रही है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो स्पेशल टाइम बिताने के लिए डोमिनिका गया था, जहां उसे धर दबोचा गया। Mehull Chokshi may have made a mistake to travel to Dominica. The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. पिछले 3 सालों से भारतीय जांच एजेंसियां 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मेहुल चोकसी अपनी शातिर चालों की वजह से बचता जा रहा था। लेकिन अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कभी करोड़ों रुपए में खेलने वाला मेहुल चोकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है। इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि क्या मेहुल चोकसी अपनी गलतियों की वजह से फंसा या फंसाया गया? थ्योरी नंबर 2, पहली थ्योरी से ही दूसरी थ्योरी भी जुड़ी है। क्या चोकसी जिसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता था वो गर्लफ्रेंड ना होकर कोई मिस्ट्री गर्ल है, जिसके जरिए चोकसी को हनी ट्रैप किया गया? ये साफ है महिला से मिलने के लिए चोकसी अपने बिल से बाहर निकला, लेकिन क्या हनी ट्रैप में फंसाया गया? जवाब में चोकसी के वकील विजय अग्रवाल को सुनिए, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बात की। एक लेडी वहाँ पर पहले रहने लगी पास में आके, उन जहाँ पे वो रहते थे उसी कॉम्प्लेक्स में, और थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाई वॉक्स वगैरह पे, और फिर वो मरीना की आसपास शिफ्ट हो गई। और एक बारी जब मेहुल चोकसी जी उस दिन पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए। वहाँ पे जब उनके घर के बाहर वो पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोग ऑलरेडी थे। उन्होंने उनको इमीडिएटली अबडक्ट किया, वहाँ से याच पे डाला और उनको डोमिनिका ले गए। थ्योरी नंबर 3, इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चोकसी के चेहरे और बदन पर चोट दिखाई दे रही हैं। आंख के पास और हाथ पर भी चोट के निशान हैं। वकील विजय अग्रवाल आरोप लगा रहे हैं ये तस्वीरें साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं।
उनकी पूरी आंख में से ब्लड निकल रहा है, पूरे बदन पे चोटें हैं। वो देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक है, उस आदमी का पूरा जबड़ा नहीं खुल सकता है वो। तो बहुत ही ब्रूटली ऑपरेशन किया गया कि उठा के ले जाएं और ये कर लें। तो ये तो कभी हमने सुना है जैसे वो जो CIA और मोसाद बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि कर नहीं पाए ये लोग। थ्योरी नंबर 4, वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि चोकसी को एंटीगुआ बारबुडा से किडनैप किया गया। सवाल यह है कि क्या किसी ऑपरेशन के तहत जाल बिछाया गया, क्योंकि अब एंटीगुआ के PM ही चोकसी से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। Now, in the case of Dominica, the issue of extradition does not arise. It is an issue of a deportation because he's in the country illegally. He has no status in the country and therefore has no constitutional or legal protection. So, or legal protections. So, the Dominican government has a free hand to act. डोमिनिका और एंटीगुआ बारबुडा आसपास के द्वीप हैं। दोनों के बीच करीब 190 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मेहुल पर लागू कानून के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 23 मई की शाम को मेहुल चोकसी एंटीगुआ बारबुडा से बाहर हो गया था। 26 मई को चोकसी को डोमिनिका से पकड़ा गया। चोकसी गैर कानूनी रूप से गया क्योंकि पकड़े जाते वक्त उसके पास पासपोर्ट नहीं था। डोमिनिका में पकड़े जाते वक्त अब एंटीगुआ का कानून उस पर नहीं चलेगा। अब डोमिनिका के सामने सवाल है कि वो चोकसी को कहां बेचे, भारत या एंटीगुआ। मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है और ज्वेलरी की दुनिया का बड़ा नाम। मेहुल चोकसी ने गीतांजलि ग्रुप और गीतांजलि जेम्स के कारोबार को दुनिया भर में पहुंचाया, लेकिन सामने आया कि जालसाजी से पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ लिए, जिसके बाद ED और CBI मामले की जांच कर रही है, लेकिन दोनों गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आप जान लीजिए, जो कि मेहुल चोकसी से ही जुड़ी हुई है। इस मामले में कैरेबियाई सियासत में भी तूफान ला दिया है। एंटीगा में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी और विपक्षी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के बीच तीखे आरोपों का दौर जारी है। एंटीगा के PM गेस्टन ब्राउन ने ताजा रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि मेहुल चोकसी के वकील विपक्षी पार्टी UPP के समर्थक हैं। PM ब्राउन ने कहा कि एंटीगा में मेहुल के वकील जस्टिन साइमन क्यूसी का रिश्ता विपक्षी पार्टी UPP से है, तो वहीं डोमिनिका में उसके वकील वेन मार्श का संबंध भी UPP पार्टी से ही है। दूसरी तरफ डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने प्रधानमंत्री रोजवेल्ट स्केरिट की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो मेहुल चोकसी की भारत वापसी पर प्रत्यर्पण को लेकर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तो इस पूरे मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। मेहुल चोकसी को लेकर मशहूर अर्थशास्त्री शंकर अय्यर ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है एंटीगा और बारबुडा की GDP 1.6 बिलियन डॉलर है, डोमिनिका की GDP 600 मिलियन डॉलर है, जबकि PNB का स्कैम ही 1.8 बिलियन डॉलर है। तो अर्थशास्त्री हैं शंकर अय्यर, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये ट्वीट किया है कि किस तरह से उन्होंने जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है यहाँ पर कि एंटीगा और बारबुडा की GDP 1.6 बिलियन डॉलर है, डोमिनिका की GDP 600 मिलियन डॉलर है, जबकि PNB का पूरा स्कैम ही 1.8 बिलियन डॉलर का। दोनों देशों की GDP से ज्यादा बड़ा घोटाला मेहुल चोकसी ने कर दिया है। बहुत बड़ा तंज यहाँ पर शंकर अय्यर का। पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन सरकार है, लेकिन यहाँ आपसी विवाद जोरदार हो गया है। पार्टी आलाकमान ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब में पार्टी के अंदर मची कलह को संभालने के लिए सोनिया गांधी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसने काम शुरू भी कर दिया है। आज नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने सुबह 11:30 बजे अपनी बात रखेंगे, जबकि गुरुवार या शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी से मिलेंगे। इस हाई लेवल कमेटी ने कल भी दिल्ली में पंजाब के 25 विधायकों से अलग अलग जगह मुलाकात की, विधायकों की नाराजगी सुनी। ये चर्चा 3 दिन चलेगी। ना कोई किसी पे नहीं सादर है साहब, सबकी भावनाएं आज पंजाब के जन जन की, हमारे पंजाबी में कहावत है कालजे बुलंदरे पे है, कालजे में हमारे चोट लगी हुई है। भी ये गुरु के हत्यारे कहाँ घूम रहे, ये फैसले जो है हाई कमांड करती है, सुनील जाखड़ नहीं करती। बड़े राज्य पंजाब का ये विवाद जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस विवाद को लेकर राहुल गांधी भी पर्दे के पीछे सक्रिय है। राहुल ने दर्जन भर विधायकों से फोन पर बात भी की है। स्वाभाविक है, हमारी 2/3 के करीब मेजोरिटी है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब तरीके की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो कभी जो बड़ी अपेक्षाएं होती हैं उसमें कुछ
शोर सुनाई देता है लोगों को, तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। नहीं देखिए, कई कुछ मतभेद हुए जब तो कमेटी बनी, तो जो है उस पर रोक लगेगी ताकि ना हो, बस। और कोई गुट नहीं है, गुट सब कांग्रेस के हैं, जो मतभेद है वो खत्म कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 महीने का वक्त ही बचा है, लेकिन उससे पहले कई मुद्दों पर अमरिंदर के खिलाफ विधायकों के बगावती तेवर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप अपना डेटा सुरक्षित रखने के लिए गूगल के स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो अगली खबर को गौर से देखिए। आज से गूगल की पॉलिसी में बदलाव हो रहा है। गूगल की फोटो स्टोरेज की पॉलिसी में आज से कई बदलाव होने वाले हैं। पहले गूगल की फोटो स्टोरेज पॉलिसी क्या थी और आज से क्या है, ये जान लीजिए। अब तक गूगल हर अकाउंट पर 15 GB का फ्री स्पेस देता था। नए नियमों के बाद भी 15 GB का स्पेस आपको मिलता रहेगा, लेकिन अब तक 15 GB के स्पेस के साथ फोटो और वीडियो के लिए अनलिमिटेड स्पेस होती थी, लेकिन अब अनलिमिटेड स्पेस आपको नहीं मिलेगी। अब तक 15 GB के फ्री स्पेस में आपको फोटो और वीडियो का स्पेस नहीं जुड़ता था, लेकिन गूगल अब फोटो और वीडियो का स्पेस अनलिमिटेड स्पेस में ही जोड़ेगा। अब सवाल ये कि अगर आपका 15 GB का स्पेस खत्म हो जाता है तो आपके गूगल अकाउंट से क्या क्या सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी। अपने जीमेल अकाउंट से मेल नहीं भेज पाएंगे, साथ ही आपको किसी की भेजी गई मेल भी नहीं मिलेगी, न ही फाइल सिंक होगी और आप नए फोटो और वीडियो भी गूगल पर अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल के 15 GB के स्पेस वाले सर्विस को मेंटेन रखने के लिए और अपने गूगल अकाउंट के स्पेस को खत्म होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले गैर जरूरी फोटो और वीडियो गूगल से हटाने होंगे और कुछ फोटो को फोन में सेव करना होगा। इसके लिए गूगल ने स्टोरेज मैनेजमेंट टूल भी लॉन्च किया है, जिससे आपको अपनी स्टोरेज खाली करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप गूगल से स्पेस खरीदकर नया स्टोरेज पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेटा इतना ज्यादा संख्या में है कि 15 GB की स्टोरेज भी कम पड़ रही है, तो आप गूगल से 15 GB के अलावा भी स्पेस स्टोरेज खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। 100 GB स्पेस के लिए 130 रुपए महीना और पूरे साल के लिए 1300 रुपए देने होंगे। अगर आपको 200 GB का स्पेस चाहिए तो आपको 210 रुपए महीने और 2100 रुपए पूरे साल के देने होंगे। अब आपको बताते हैं कि गूगल फोटोज आपके फोन में कैसे काम करता है। आपके फोन में जो भी फोटो वीडियो होते हैं, गूगल फोटोज उसकी एक डिजिटल कॉपी बनाकर स्टोर कर लेता है। आप इन फाइल्स को अपने गूगल अकाउंट के जरिए कहीं भी खोलकर चेक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होना तय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज इस बारे में कर सकते हैं ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के ऐलान से पहले पीएम मोदी से मिलकर जानकारी देंगे निशंक। राज्यों और शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 18 से 20 महत्वपूर्ण विषयों की सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्र दोगुने किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से। घर बैठे परीक्षा देंगे छात्र। जवाब लिखने के बाद छात्रों को आंसर शीट 5 दिन के अंदर परीक्षा केंद्रों में खुद जमा करानी होगी। योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एलोपैथी पर रामदेव के बयानों से नाराज है डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी की मांग की। डॉक्टरों ने कहा, बाबा रामदेव ने हमारी मेडिकल बिरादरी का भद्दा मजाक बनाया। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद विवाद पर एबीपी न्यूज से योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विवाद खत्म करना चाहता हूं। मैं एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, आईएमए के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापान बंदोपाध्याय आज से सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर कामकाज संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिटायर होने के बाद पर भी आलापान बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है केंद्र सरकार। आलापान बंदोपाध्याय को भेजी जाएगी चार्जशीट।
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले को एक तरफा और असंवैधानिक कहा था। ये ऐलान किया कि आलप्पन बंदोपाध्याय अगले 3 साल के लिए उनके मुख्य सलाहकार होंगे। बंगाल के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी अब हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई, जबकि बीपी गोपालिका बंगाल के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद सुबह 11:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू विशेष कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपना पक्ष रखा था। गुरुवार या शुक्रवार को कमेटी के सदस्य और सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, विचारों के मतभेद का मामला है, बातचीत से सुलझ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी के विधायकों से फोन पर बातचीत की। इसका ब्यौरा खुलकर सामने नहीं आया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा, मेहुल खुद एंटीगा से डोमिनिका नहीं गया बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए उसे एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कई सवाल भी उठाए। कहा, आखिर वो महिला कहां है जिसके साथ मेहुल कथित तौर पर एंटीगा से डोमिनिका गया था। अभी डोमिनिका में पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है मेहुल चौकसी। बुधवार को डोमिनिका में मेहुल को लेकर होनी है एक अहम सुनवाई। आज से यूपी और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन दोनों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी समेत 14 जिलों को छोड़कर सभी 61 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। एमपी में आज से राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की इजाजत। मथुरा में आज से बाकी बिहारी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा, लेकिन दर्शन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। मुंबई में अनलॉक पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी। जरूरी सेवाओं के साथ आज से दूसरी दुकानें भी खोलने की मंजूरी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार रविवार सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। राजस्थान में कल से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम पंचायत और जिलों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांट कर दी जाएगी छूट। सरकारी दफ्तर 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 1,52,000 नए मरीज मिले। ये पिछले 50 दिनों में सबसे कम मामले, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी रोजाना 3,000 से ऊपर। दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत, 1% से भी कम हुई संक्रमण दर। 24 घंटे में 648 नए मामले मिले, 86 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में लगातार कमी, मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। 24 घंटे में 15,077 नए केस मिले, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम। बीएमसी ने जोगेश्वरी में बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर सेंटर बनाया। ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर और सभी सुविधाएं मौजूद। बच्चों की देखभाल करने वालों के ठहरने के लिए भी 5 कमरे बनाए गए। मुंबई में फिर दिख रही लापरवाही। यूपी बिहार से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही कोरोना जांच। बढ़ सकते हैं फिर से केस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बच्चों पर कोरोना का कहर। सिर्फ मई महीने में ही 8,881 बच्चे संक्रमित हुए। डीएम ने दी जानकारी। दक्षिण भारत में भी खतरा बना हुआ है। 4 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में ही देश के लगभग आधे से ज्यादा केस। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शुक्रवार को राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों की देखभाल करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी कोरोना के हालातों को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोरोना दवाओं की जमाखोरी पर ड्रग कंट्रोलर को कल फिर मिली फटकार।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को भी 4,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। 2.5 साल का एक बच्चा कोरोना से था संक्रमित। अस्पताल का बयान, एक ही परिवार के 3 बच्चों में खून की कमी थी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन। भोपाल के चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। वैक्सीनेशन नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए कड़े सवाल। पूछा, वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? युवाओं का वैक्सीनेशन राज्यों पर क्यों छोड़ा गया? देश में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार का दावा, इस महीने वैक्सीनेशन के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध रहेगी। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान। सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जून की 4 करोड़ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दी गई। किल्लत के बीच राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी, 10% तक बर्बाद हो रही है वैक्सीन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर गंभीरता से जांच करने को कहा। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद घर पहुंची महिला की कुछ घंटे बाद मौत की असल वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट का इंतजार। राहुल गांधी की केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले। अब कहा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आज पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुंबई में अहम बैठक। सर्जरी के बाद फिर सक्रिय हुए। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, गडकरी राज्य की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सही आदमी गलत पार्टी में काम कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ खर्च का आंकड़ा मनगढ़ंत। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो लाइन 2A और 7 पर ट्रायल रन शुरू हुआ। सीएम उद्धव ने दिखाई हरी झंडी। अंधेरी पश्चिम से दहिसर और दहिसर से अंधेरी पूर्व तक जाएगी ये लाइन। मुंबई में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन से पहले बीजेपी ने किया विरोध। विधायक अतुल भटलकर ने सीएम उद्धव को काले झंडे दिखाए। कहा, ऐसे मुश्किल वक्त में उद्धव सरकार करोड़ों खर्च कर अपनी इमेज चमका रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा के अवंतीपुरा में रेलवे डोगरीपारा के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की आज मुंबई की कोर्ट में पेशी। 3 दिन पहले एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली एनसीआर को गर्मी और उमस से मिली राहत। तेज आंधी के बाद देर रात से सुबह तक हुई जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ कई पेड़ भी गिरे। पिछले 40 सालों में अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.3% घटी। 2019-20 में 4% रही थी जीडीपी ग्रोथ। ईपीएफओ ने फिर दी करोड़ों खाता धारकों को राहत। पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये कदम उठाया गया। जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं महापात्रा। देश में हवाई यात्रा आज से महंगी हुई। किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी का हुआ था ऐलान।
भारत की मेजबानी में आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा होगी। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का होगा आमना सामना। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर को 3 दिन के लिए किया गया ऑफ एयर। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार पर हामिद ने दिया था बयान। चीन में अब लोग पैदा कर सकेंगे 3 बच्चे। चीन की सरकार ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी खत्म कर नई पॉलिसी लागू की। आबादी नियंत्रण के लिए लगाया गया था 2 बच्चों का सख्त नियम। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक। T20 विश्व कप पर फैसले के लिए वक्त मांग सकता है बीसीसीआई। टैक्स छूट समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा। कल होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच आलापन बंदोपाध्याय को लेकर चल रहे टकराव में अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ममता बनर्जी ने फोन करके उन्हें जानकारी दी थी कि वो और उनके अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया है। धनखड़ ने लिखा है कि ममता सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो पश्चिम बंगाल का यह मामला और गर्माता हुआ, क्योंकि अब इसमें एंट्री हो गई है राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने ममता बनर्जी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। यूपी के 600 से कम कोरोना केस वाले 61 जिलों में आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। 61 जिले जहां सक्रिय केस, एक्टिव केस 600 से अब कम हो गए हैं, वहां पर छूट दी जाएगी। बाकी के जो जिले हैं 14 जिले, अभी उनमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। जब वहां भी 600 से सक्रिय केस कम हो जाएंगे तब फिर वहां भी छूट दी जाएगी। यूपी के 61 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोल दिए गए हैं। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, ये छूट सप्ताह के 5 दिन जारी रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। ये सारे नियम दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों के लिए भी जरूरी होंगे। ऐसी जगहें जहाँ भीड़ हो सकती है, सिनेमा, मॉल, आपके बार, क्लब, ये सब अभी नहीं खुलेंगे और रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और सप्ताहांत वाला कर्फ्यू भी लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, उन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट अपने आप लागू हो जाएगी। इसी तरह किसी जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जाएगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सुबह की चाय नमस्ते भारत के साथ, और नमस्ते भारत में आपको मिलता है खबरों का 360 डिग्री व्यू। यूपी के अनलॉक से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको प्रतिमा बता रही है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 600 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तय किया है। अगर 600 से ज्यादा मरीज एक जिले में पाए गए तो वहां लॉकडाउन लग जाएगा। आइए आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां अभी लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिल रही। कुल 14 जिले हैं ऐसे यूपी के। एक कर यूपी के इन 14 जिलों को हम नक्शे के जरिए समझाते हैं और वहां कोरोना संक्रमितों की अभी मौजूदा तादाद कितनी है ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सक्रिय केस है 2223। इसके बाद बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, यहाँ सक्रिय केस है 1760। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ 1634 एक्टिव पेशेंट्स की तादाद है। गौतम बुद्ध नगर में 1184। मेरठ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक्टिव पेशेंट हैं 2806। बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर है 1174। लखीमपुर खीरी यहाँ पर 770 सक्रिय केस है, यानी 600 से ज्यादा।
लखनऊ की बात करें, यहाँ पर 2450 एक्टिव केसेस है कोरोना के। यहाँ पे भी लॉकडाउन में कोई राहत नहीं मिलेगी। यहाँ बात कर रहे हैं हम गोरखपुर की, 1704 यहाँ पर कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स की तादाद है। बरेली की बात कर लेते हैं, यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ 1599 एक्टिव पेशेंट है, यानी यहाँ पर भी लॉकडाउन में कोई राहत नहीं मिलने वाली। गाजीपुर में यह आंकड़ा 19 ज्यादा है, यानी 600 से ज्यादा अगर मामले होंगे तो आपके जिले में लॉकडाउन रहेगा, तो यहाँ पर भी लॉकडाउन है। वाराणसी की बात करें, 2111 केसेस यहाँ पर एक्टिव है। जौनपुर की बात करें 688 है मरीजों का आंकड़ा, और झांसी की बात करें तो 962। इनके अलावा यूपी के बाकी 61 जिलों में लॉकडाउन से छूट रहेगी, लेकिन अगर इस दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही हुई और संक्रमितों की तादाद बढ़ी तो फिर से पाबंदियां झेलनी पड़ सकती है। बहुत ही आसान भाषा में प्रतिमा ने वो आंकड़े आप तक पहुंचाए कि यूपी के कौन कौन से जिलों में इस वक्त कितने एक्टिव केसेस मौजूद हैं, और सिर्फ यूपी ही नहीं, एमपी और मुंबई में भी अब अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की शुरुआत, तो मुंबई में भी ब्रेक द चेन मुहिम के लिए नई गाइडलाइन जारी। अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है, तो सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत बीएमसी की क्या है गाइडलाइन, सबसे पहले ये समझिए। इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। पहले ये दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुली रहती थी। जरूरी सेवाओं के अलावा सड़क के एक ओर की दुकानें एक दिन तो दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुल सकेंगी। हालांकि वीकेंड में जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब बात मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर शिवराज सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने नियमों के साथ गाइडलाइन जारी की है। किराना दुकानें खुलेंगी, लेकिन थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी 100% अधिकारी और 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। अनलॉक में भी कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को जारी रहेगा। देश धीमे धीमे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अनलॉक के दौरान सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक भी गलती कमजोर होते वायरस को नई उड़ान दे सकती है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के एक शहर के आंकड़े बता रहे हैं कि खतरा दस्तक दे चुका है। ये खबर एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दूसरी लहर में लापरवाही बरत रहे हैं। एक महीने में 8,881 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। ये आंकड़ा किसी राज्य का नहीं, बल्कि सिर्फ एक शहर का है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8,881 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अहमदनगर प्रशासन ने इस हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों के इलाज पर नजर रखने के लिए अलग से एक बोर्ड का गठन किया गया है। प्रशासन के मुताबिक पिछले एक महीने में 1 साल तक के 85 बच्चे, 12 साल तक के 2,694 बच्चे, 12 से 18 साल के 6,102 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस वायरस की एक स्प्रेडेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली पॉजिटिव होती थी। उसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे छोटे मोटे इसमें घर के अंदर पॉजिटिव होते थे। अहमदनगर से मिले आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। राज्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेताया है और ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। तो जिस बात का खतरा सता रहा था, कुछ ऐसी ही खबर अहमदनगर से आई है। इसीलिए आपको हमको बिल्कुल सतर्क रहना होगा और अपने बच्चों को खासतौर पर बहुत ज्यादा बचा कर रखना होगा, क्योंकि यूपी में आज एक तरफ 61 जिलों में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर पकड़ेगा। यूपी में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए 1 मई से शुरू हुआ टीकाकरण कार्यक्रम आज से राज्य के सभी 75 जिलों में रफ्तार पकड़ेगा। योगी सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 45 साल से अधिक और 18 से 45 साल के आयु वर्ग वाले भी हैं। हर जिले में पत्रकारों, शिक्षकों और कचहरी में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनेगा।
12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन के लिए छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और एकाना स्टेडियम में कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में रोज 11,000 से अधिक लोगों का रोजाना टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन के सारे मानक वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन काउंटर, वेटिंग एरिया, वैक्सीनेशन बूथ, उसके बाद 30 मिनट्स का मेडिकल ऑब्जर्वेशन, और अगर मानिए कोई चिकित्सीय इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे हमारे मेडिकल बेड्स भी रहेंगे और हमारे रेफरल हॉस्पिटल्स भी वहाँ से लिंक रहेंगे। लखनऊ के इन कैंपों के लिए 18 से 44 वर्ग के लिए 5 जून तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, लेकिन 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए भी जगह है। तो अगर आपने अभी तक अपना स्लॉट बुक नहीं करवाया है तो तुरंत करा लें, क्योंकि इन वैक्सीनेशन कैंपों तक आने जाने के लिए शहर के 20 स्थानों से बसें चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर तहसील से 6-6 बसें चलाई जाएंगी। यूपी सरकार की योजना जून जुलाई 2 महीनों में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की है। ऐसे में हर दिन 5 लाख डोज वैक्सीन की लगानी होगी, जो एक बड़ा लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आज 10:30 बजे टीम के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश भले ही अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है, रोकना है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसी को लेकर अब राज्य सरकार तमाम कदम भी उठा रही है। बिल्कुल मालिका, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की आज एक अहम बैठक होने वाली है टीम 9 के साथ, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बात राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना में जान गंवाने वाली, माफ कीजिएगा, जान बचाने वाली वैक्सीन की बर्बादी की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब इस पर केंद्र ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से मामले की जांच करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, टोंक और बूंदी जिला, जिस वैक्सीन के लगने के बाद संक्रमण की रफ्तार को थामा जा सकता है, वही वैक्सीन आज कहीं कूड़े के ढेर में मिल रही है तो कहीं 2000 से ज्यादा डोज बर्बाद होने की शिकायत सामने आ रही है। राजस्थान का बूंदी जिला, वैक्सीन की भरी ये वायल्स किसी की जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन ये बेकार समझकर कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ बूंदी में ही नहीं हो रही, जयपुर, टोंक और अजमेर जैसे कई जिलों में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। टोंक के जिस सेंटर से बर्बादी की शिकायत मिली है, वहां के डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि लापरवाही स्वास्थ्य कर्मियों से हुई है। वो ये बंदा यहाँ पे आया शुक्रवार के दिन, सीधा टीकाकरण कक्ष में आया, एएनएम से ये अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का कार्मिक अधिकारी बता के उनसे ये बोला कि खाली वायर चेक कर ली मेरे को। तो उसके बाद में एएनएम घर पर आ गई और उसने वायर चेक कराई, तो वो अपने साथ 2-3 वायर जिसमें 1-2 डोज बची हुई थी वो अपने साथ लेके गया। प्रशासन भी जांच का दावा कर रहा है, लेकिन बदले में मिलता है तो सिर्फ कोरा आश्वासन। आज कुछ ऐसी खबर प्राप्त हुई है, उसकी जांच करवा रहे हैं, उसके लिए आरसीएचओ साहब को मौके पर भेजा गया है। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में कुछ कहा जा सकेगा। वैक्सीनेशन में लापरवाही के कारण बर्बाद वैक्सीन के वायल्स अब राजनीति के मुद्दे का कारण भी बन गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ट्वीट कर बूंदी में हुए वैक्सीन की बर्बादी को कोरा झूठ बताया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर वैक्सीन की बर्बादी पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटों में 1498 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 68 लोगों ने जान भी गंवा दी है और अब तक राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 42,654 पहुंच गई है। ऐसे में राजस्थान में वैक्सीन की ये बर्बादी लापरवाह स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आती है। तो वाकई ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि वैक्सीन वो हथियार है जो लोगों की जान बचा सकता है। इस तरह से उसकी बर्बादी बहुत बड़ी लापरवाही। एक ऐसे शहर की खबर जहां करीब 800 गांव में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। देखिए उम्मीद की किरण जगा दी ये कहानी। लोगों को जागरूक करने में लगी टीम। कोरोना से बचाव के हर नियम का पालन करते लोग। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर की है। सीहोर में 1031 गांव हैं। इनमें से 886 गांव में अब एक भी कोरोना केस मौजूद नहीं है। इस सुखद परिणाम के पीछे है प्रशासन और गांव वालों की आपसी समझ, जिम्मेदारी और इच्छा शक्ति। चंदेरी, सतरामऊ, बड़ोदिया, गाडरी, खेरी,
बलेड़िया जैसे कई गांव हैं, जहां कोरोना की दूसरी लहर आते ही गांव वालों ने मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन का पूरा पालन किया। इन गांव में प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग टीम पहुंची तो गांव वालों ने अपने स्तर पर भी कई जरूरी कदम उठाए। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने कार्य किया है। गांव में जागरूकता लाई गई कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ में स्वयं सहायता समूह ने मिलकर इस बारे में जागरूकता लाई, जिससे गाँवों में सभी ग्रामीणों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम कोरोना को अपने गांव में एंटर नहीं करने देंगे। बाहर से कोई आता था उसको क्वारंटाइन सेंटर में भी रखते थे। तो सभी के प्रयासों से यह तय हो पाया कि वहाँ पे कोरोना ने इफेक्ट उनने नहीं किया। प्रशासन को उम्मीद है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भी सभी गांव वाले उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारी तो पूरी है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में मिल रही ये खबर वाकई उम्मीद की किरण जगा रही है। कोरोना महामारी के दौरान जहां कई राज्यों से लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं कर्नाटक से जनता की तरफ से उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों की तस्वीरें भी सामने आई। जमीन पर गिरे पेड़ की वजह से बंद हुआ रास्ता। ये पेड़ अपने आप जमीन पर नहीं गिरा है, बल्कि इसे जानबूझकर रास्ते के बीचों बीच गिराया गया है। तस्वीरें शिमोगा के सागर तालुक की हैं, जहां गांव वालों ने खुद ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस लॉकडाउन के दौरान कोई बाहरी इस सड़क से गांव में ना आ सके और गांव वाले बाहर ना जा सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तेजी से बढ़ते कोरोना के बीच गाँव वालों का ये कदम तारीफ के काबिल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चीन को लेकर सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि चीन अपने बॉर्डर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। वो सड़कों का निर्माण कर हमसे ज्यादा ऊंचाई पर अपनी निगरानी का क्षेत्र तैयार करना चाहता है। जयराम ठाकुर का कहना है कि वो इस बात को लेकर केंद्र से जानकारी साझा करेंगे। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, इस खबर पर और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ये परसों गए थे हिमाचल बॉर्डर से, जो हिमाचल से जो लगी हुई चीन की सीमा है, वहाँ उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने जो सेना के बड़े अफसर हैं, कमांडर से, उनसे भी मुलाकात की थी और उनके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल की, उन्होंने भी विजिट किया था और हवाई दौरा भी किया था उन्होंने LAC के आसपास का। तो उन्होंने वहाँ पाया और जो अफसर से जानकारी मिली कि चीन जो है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। वहाँ पर जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे बॉर्डर विलेजेस जिससे कि युद्ध के समय में इनको बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। हालांकि अभी वहाँ पर एक्स फौजी रहते हैं, एक्स पूर्व सैनिक रहते हैं, लेकिन इनको जब भी कभी विपरीत परिस्थिति हो उनको बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसी के लिए जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थी, इन्होंने भी दौरा किया था, परसों दौरा किया था, ये शनिवार को दौरा किया था उन्होंने बॉर्डर का, और उसके बाद उन्होंने जो जानकारी वहाँ पे मिली और उन्होंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, उसको लेकर ही वो कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को इस बारे में आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। तो जयराम ठाकुर एक अहम जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी को, खासतौर पर बैठक करेंगे और जिसमें बताएंगे कि किस तरीके से चीन एक बार फिर से अपनी उन्हीं हरकतों को दोहरा रहा है जहां पर वो निगरानी क्षेत्र बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। CBSE बोर्ड से जुड़े 12वीं के छात्रों को आज पता चल जाएगा कि उनके इम्तिहान कब और किस तरीके से करवाए जाएंगे। आज परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय फैसला सुनाएगा। कोरोना संकट के दौर में 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी अब तक फैसला नहीं लिया है। कई हफ्तों का इंतजार, कई दौर की बैठक और काफी माथापच्ची। आज उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि CBSE बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान कैसे होगा। कोरोना काल में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होनी तय है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा पर फैसले का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐलान से पहले निशंक PM मोदी से मिलकर जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्यों और अलग अलग शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों पर तैयार हुई रिपोर्ट PM को सौंप सकते हैं। देश में CBSE बोर्ड के 14 लाख छात्र हैं। इसके अलावा राज्य बोर्ड से जुड़े छात्र भी आज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड के लिए हुए फैसले का असर राज्य बोर्ड के इम्तिहान पर भी होगा। कई राज्यों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो कोरोना के हालात और केंद्र के फैसले को ध्यान में रखकर राज्य बोर्ड की परीक्षा पर फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार CBSE बोर्ड के इम्तिहान का पैटर्न अलग हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक CBSE बोर्ड
18 से 20 अहम विषयों की ही परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा केंद्रों को दोगुना किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों, टीचरों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो ताकि छात्रों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर की अहमियत उन छात्रों के लिए भी है जो स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं। मलिका से समझते हैं इस खबर का एक और अहम पहलू। देश भर में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के 14 लाख से ज्यादा छात्रों के इम्तिहान का फैसला तो आज हो जाएगा, लेकिन कई राज्यों के स्टेट बोर्ड से जुड़े छात्र अब भी पशुपेश में हैं कि उन्हें इम्तिहान देना है या नहीं, और अगर परीक्षा हुई तो उनका पैटर्न क्या होगा। हम आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि 12वीं के बच्चों को लेकर स्टेट बोर्ड का क्या रुख है, क्योंकि इम्तिहान पर माथापच्ची लगातार जारी है। अब अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं, स्टेट बोर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात पंजाब बोर्ड की। 3,18,000 छात्र हैं। परीक्षा से पहले टीकाकरण हो, ये पंजाब बोर्ड ने साफ कर दिया है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हालात को देखने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और यहां पर 4,40,000 छात्र हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात बोर्ड ने जुलाई में परीक्षा लेने का फैसला लिया है और यहां पर 6,83,000 परीक्षा देंगे। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ने हालात की समीक्षा के बाद ही फैसले लेने की बात साफ की है। 16 लाख छात्र यहां पर परीक्षा देंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि घर बैठे ही परीक्षा देंगे 2,71,000 छात्र। अब झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में फिलहाल परीक्षा कराना सही नहीं है। झारखंड बोर्ड ने इस बात को साफ कर दिया है। तो 2,34,000 छात्र यहां पर हैं। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल बोर्ड ने क्या फैसला लिया है। बंगाल बोर्ड ने कहा है कि जुलाई के आखिर में होम सेंटर पर परीक्षा छात्र दे सकते हैं। 8 लाख छात्र यहां पर परीक्षा देंगे। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा पर जोर दिया जाए। 10 लाख छात्र यहां पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 26 लाख छात्र हैं। जुलाई में इनके इम्तिहान होंगे। तो ये अलग अलग स्टेट बोर्ड्स ने क्या फैसला लिया है, उससे जुड़ी जानकारी टच स्क्रीन के माध्यम से हमने आपको बताया। तो आज केंद्र के फैसले के बाद तमाम राज्यों में भी स्थिति साफ होने लगेगी। वहां के छात्रों के भविष्य पर छाए बादल उम्मीद है कि हटने लगेंगे। तो परीक्षाएं हों या ना हो, इसको लेकर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स क्या सोचते हैं, मलिका ने बहुत आसान भाषा में टच स्क्रीन के जरिए आपको समझा दिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वक्त दिया था कि वो तय करें और बताएं कि वो क्या चाहते हैं, परीक्षाएं करवाई जाएं या नहीं, और उसको लेकर उनकी क्या कुछ मांगे हैं। तो ऐसे में जो भी राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है उसका लेखा जोखा पेश कर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और प्रधानमंत्री मोदी से खासतौर पर मिलेंगे इन सुझाव की रिपोर्ट लेकर, जिसमें वो आज ये साफ हो जाएगा कि परीक्षाएं अगर होंगी तो किस तरीके से करवाई जाएंगी, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, कौन से नियम हैं ऐसे जिनको ध्यान में रख के परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो 18 से 20 ऐसे अहम सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिनकी परीक्षा करवाने पर फैसला लिया जा सकता है, और ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे नियमों का ख्याल रखा जाएगा ताकि बच्चे सुरक्षित भी रहें और उनका भविष्य भी खराब ना हो। तो आपको बता दें कि 14 लाख से ज्यादा छात्र हैं सीबीएसई के देश में, जिनके भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। साफ हो जाएगा कि किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है। और इसी ऐलान से पहले पीएम से मिल सकते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रधानमंत्री मोदी को खासतौर पर सुझाव की रिपोर्ट वो सौंपेंगे, वो सुझाव जो अलग अलग राज्य सरकारों ने दिए हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं अगर हों तो किस तरीके से हों। नमस्ते भारत आप लगातार देख रहे हैं, और इस वक्त ये समय हो जाता है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट का, जिसमें हम आज के कार्टून की बात करते हैं। हर दिन की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इरफान जी। बहुत बहुत स्वागत है इरफान सर आपका। गुड मॉर्निंग इरफान जी। तो आज का कार्टून किस विषय पर? देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज एक ऐसे हथकंडे पे कार्टून बनाएंगे जिसे आप देखने अभी चलिए, इंतजार रहेगा आपके कार्टून का। तब तक हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो जब तक इरफान जी कार्टून तैयार करते हैं, हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। योग गुरु रामदेव के बयानों के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रामदेव ने एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि कल एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि उनका बयान ड्रग माफिया के खिलाफ था। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एलोपैथी का उनका नॉलेज क्या है?
10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। ये एक बाबा क्या, एक नॉर्मल आदमी भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो बाबा हैं, ये क्या है कि बाबा रामदेव होगा। डॉक्टरों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। हर नए दिन के साथ बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन काला दिवस मना रहा है। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे मेडिकल फर्टिनिटी का भद्दा मजाक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस थमा चुका है। ये सारा विवाद बाबा रामदेव के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने इलाज की एलोपैथी पद्धति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ गए। एबीपी नेटवर्क ने जब स्वामी रामदेव से इस बारे में सवाल किया तो वो विवाद खत्म करने के ही मूड में दिखे। IMA के खिलाफ करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। वो एक NGO है। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2,000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ आज होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया है कि इस दौरान किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। मदीहा खान हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। मदीहा का रुख कर लेते हैं। मदीहा, रामदेव के बयान में खुद ही विरोधाभास नजर आ रहा है और अब ये ड्रग माफिया की एंट्री कहां से हो गई? एक तरफ अपने बयान पर सफाई देते हैं, दूसरी तरफ IMA को कड़ा जवाब देने की भी बात कहते हैं और साथ ही सवालों की लिस्ट भी भेज देते हैं। जी बिल्कुल, रामदेव की तरफ से लगातार जो बयान है वो बदलते रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो रामदेव की पहली टिप्पणी से ही नाराज नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक ब्लैक डे प्रोटेस्ट मनाने का ठाना है और इस ब्लैक डे प्रोटेस्ट में उन्होंने ये तो कहा है कि मरीजों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रोटेस्ट अपना जाहिर करने के लिए अलग अलग ढंग से उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स होंगे वो जब काम करेंगे तो PPE किट में एक काला जो कपड़ा है या काला जो बैंड है वो बांध के करेंगे ताकि हम अपना विरोध दर्ज करवा सके। तो वहीं अब से कुछ देर बाद एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी ये लोग करेंगे। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मिलेंगे। हम सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहीं एक छोटा सा प्रोटेस्ट होगा जिसमें एक ब्लैक डे प्रोटेस्ट, एक साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे ये लोग सामने आएंगे और रामदेव की जो टिप्पणियां हैं उसके खिलाफ बात करेंगे। साफ तौर से डॉक्टर्स ने कह दिया है कि रामदेव ने जो भी कुछ कहा है लेकिन हम उनसे खासी नाराज़ हैं और ये टिप्पणी जो उन्होंने वैक्सीन को लेकर की है और बाकी जो टिप्पणियां की हैं वो वाकई ही गलत हैं और ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए है ताकि सरकारें इस प्रोटेस्ट की जो आवाज़ें हैं वो सरकारों तक पहुंच सकें और सरकार रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन ले। जी देखिए, इसी को लेकर लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी मांग उठा रहा है कि भाई रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे एलोपैथी के जितने भी मरीज हैं वो भी संशय में कहीं ना कहीं आ जाएंगे और लगातार उनका ये कहना है कि कोरोना के इस काल में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की है तो वो एलोपैथी ने ही की है। तो इसी को लेकर ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। इस पर आगे क्या होगा लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर यूपी से है, जहां 600 से कम कोरोना केस वाले 61 जिलों में आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू यहां जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। 61 जिले जहां सक्रिय केस, एक्टिव केस 600 से अब कम हो गए हैं, वहां पर छूट दी जाएगी। बाकी के जो जिले हैं 14 जिले, अभी उनमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। जब वहां भी 600 से सक्रिय केस कम हो जाएंगे तब फिर वहां भी छूट दी जाएगी। यूपी के 61 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोल दिए गए हैं। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, ये छूट सप्ताह के 5 दिन जारी रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारियों को मास्क लगाना जरूरी होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। ये सारे नियम दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों के लिए भी जरूरी होंगे। ऐसी जगहें जहां भीड़ हो सकती है, सिनेमा, मॉल,
आपके बार, ये क्लब, ये सब अभी नहीं खुलेंगे और रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और सप्ताहांत वाला कर्फ्यू भी लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, उन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट अपने आप लागू हो जाएगी। इसी तरह किसी जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जाएगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो रही, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। उनका रुख कर लेते हैं। संजय, ये ढिलाई जो तमाम तरह की दी जा रही है, ये तब तक ही है जब तक आप लापरवाही ना बरतें। तो क्या जब 7 बजे से ये कुछ इलाकों में दुकानें खुलने लगी, बाजार खुलने लगे, लापरवाही की तस्वीरें तो देखने को नहीं मिल रही? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से लॉकडाउन का रुख करना पड़ेगा सरकार। देखिए प्रतिमा, 30 मई को ये आदेश जारी किया गया था। तब ये तय हुआ था कि 600 से अधिक जहां पर एक्टिव केसेस हैं उन जिलों को छोड़ करके बाकी जगह सुबह 7 से शाम 7 तक के लिए अनलॉक किया जाएगा, छूट दी जाएगी दुकानों को खोलने के लिए। क्योंकि अभी तक किराने की, फल सब्जी, दूध की दुकानें तो खुल रही थी, लेकिन और दूसरे तरह के तमाम जो व्यापार हैं वो प्रभावित थे। अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसकी वजह से पटरी से उतरी हुई थी। तो कोशिश ये की गई कि सारे जिलों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाए। और 30 के बाद में 31 तारीख को ये संख्या बची, जिन जिलों में अनलॉक नहीं किया गया उनकी संख्या मात्र 14 बची। और आज उम्मीद की जा रही है कि जौनपुर और गाजीपुर, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां 600 के आसपास की संख्या है। तो आज सुबह की जब रिपोर्ट अभी जारी की जाएगी तो उम्मीद की जा रही है ये 2 जिले भी ऐसे होंगे जहां पर अनलॉक किया जाएगा। यानी सिर्फ 12 जिले उत्तर प्रदेश में बचेंगे जहां पर पाबंदियां अभी लागू रहेंगी। 5 दिनों के लिए छूट है, 2 दिनों के लिए छूट नहीं है। ऐसे में आज पहला दिन है और साफ तौर पर ताकीद किया गया है लोगों को कि जिस तरह की छूट दी गई है, जिन नियमों के हिसाब से छूट दी गई है, उनको लागू रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मॉल, सिनेमाघर, बार, स्विमिंग पूल ये सारे नहीं चलेंगे। हेल्थ क्लब नहीं चलेंगे। तो इन पर खासतौर पर प्रशासन की निगरानी रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनमें कोई गतिविधि शुरू की जाए, चुपके चुपके कहीं कुछ इसमें काम शुरू किया। तो ये सारी चीज़ों पर प्रशासन मॉनिटरिंग करेगा और ऐसा कुछ भी होगा तो सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह के चालान की व्यवस्था देखी, उत्तर प्रदेश में कई जगह लोगों के चालान किए गए, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाहनों को लेकर के भी प्रतिबंध किया गया है कि जो ई रिक्शा बंद पड़े थे, ऑटो बंद पड़े थे, वो चलाए जाएंगे, लेकिन 3 सवारी रखी जाएंगी उसमें केवल। कारों पर लोग चल सकेंगे लेकिन 4 लोग ही चलेंगे एक वक्त कारों में। तो इस तरह की स्थितियाँ कुछ रहेंगी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आज सुबह से ये जो ढील है ये लागू की जाएगी और एहतियात के साथ इसको लागू करना है। मास्क लगा करके लोगों को चलना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों को प्रशासन देख रहा है। अभी सुबह हुई है, अभी दोपहर तक प्रतिमा पता चलेगा कि आखिरकार किन जिलों में क्या स्थिति है, क्योंकि सभी जगह जो छूट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केवल 12 जिले ऐसे बचे हैं, राजधानी लखनऊ में से एक है जहां पर छूट नहीं दी गई है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा प्रतिमा कि आज 1 जून है और आज से ही पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको विस्तार दिया गया है। 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं सभी 75 जिलों में उनका ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया ये जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं इरफान जी के पास। मुझे लगता है कार्टून कंप्लीट हो गया। इरफान जी, कार्टून तैयार है? कार्टून एकदम तैयार है और आप भी शायद तैयार हो गए होंगी बताने के लिए कि इसमें क्या बनाया है। बिल्कुल, जितना मैं देख पा रही हूँ सर, मुझे लग रहा है एक शख्स बाइक चुराता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। वो सफाई भी दे रहा है कि मैंने बाइक चुराई नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ? ये एक्चुअल में सरकार ने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को तरह तरह की स्कीम भी शुरू कर दी है। उसमें से एक स्कीम है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन स्कीम के अंदर आप जाइए, अपनी गाड़ी लेकर जाइए, अपनी कार लेकर जाइए, उसमें आप बैठे रहिए, आपको वैक्सीन लग जाएगी। इसीलिए जिनके पास में कार नहीं है या बाइक नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो इन सज्जन ने क्या किया कि ये जो खड़े हुए हैं इनकी बाइक को चुरा लिया क्योंकि वो खुद भी चोर हैं और ले गए इसकी बाइक को। तो जब ये बाहर निकल के आए तो इन्होंने सोचा कि आज तो कबाड़ा हो गया, मेरी तो गई गाड़ी। थोड़ी देर बाद देखा ये तो खुद चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अरे भाई क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं तो आपकी बाइक चोरी करने नहीं आया था,
मैं तो वैक्सीन लगवाने गया था, इसलिए आपकी बाइक ले गया था। तो जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि कैसे कैसे हथकंडे लोग अपना रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। बहुत ही शानदार कार्टून बनाया इरफान जी। और एक और सवाल जो दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, मास्टर क्लास को लेकर क्या जानकारी और क्या कुछ तैयार रखे लोग? जी एकदम से तैयार हैं, क्योंकि मास्टर क्लास का दिन आ चुका है। अब गुरुवार को मास्टर क्लास होगी, आप मेरे साथ में कार्टून बनाना भी सीखेंगे देखने के साथ में, इसलिए आप तैयार रखिए अपने साथ में। आपके पास में एक ड्राइंग शीट होना चाहिए, ड्राइंग बुक होना चाहिए जो कि सबके घरों में होते ही है, और उसके साथ में एक पेंसिल होना चाहिए, एक रबर होना चाहिए, एक स्केच पेन होना चाहिए साथ में, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या क्या करना है वो मैं बताऊँ। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर ली होंगी वो सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि इंतज़ार अब आपका जल्द खत्म होने वाला है। गुरुवार से ही इरफान जी की मास्टर क्लास की शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हर दिन की तरह नमस्ते भारत आपको पसंद आया होगा। namaste-bharat@abpnetwork.com पर जाइए और शो को लेकर जो भी सुझाव है हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।